फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परम क्लासेस चैनल पर स्वागत है, जहां पर आप टू वे कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ते हैं हमसे और साझा करते हैं अपने विचार और जो टॉपिक आप चाहते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो टॉपिक भी साझा करते हैं। तो दोस्तों, परम क्लासेस चैनल लेकर आता है आपके द्वारा सुझाए हुए टॉपिक्स पर अधिक स्पष्ट और सरल जानकारी आपकी भाषा। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं परम क्लासेस के इस मंच पर एक नए नवेले टॉपिक से, जिसका नाम है राष्ट्र के विकास में सरकारी एजेंसियों की भूमिका, सरकारी संगठनों की भूमिका, सरकारी संस्थानों की भूमिका। तो दोस्तों, आज जो हमारा ये वीडियो है भाग 1 है, इसमें हम कुछ संस्थाओं को और एजेंसियों को जानेंगे जो कि देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती है। भाग 2 में भी हम बाकी की जानेंगे, लेकिन पहले आज की जो एजेंसियां और संगठन और संस्थान है उनके बारे में जान लेंगे। इनको जानने से पहले दोस्तों में एक चीज ऐसी जानते हैं कि विकास के बारे में जब हम सोचते हैं तो समष्टि के विकास की धारणा हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत विकास की। दोस्तों, होता क्या है, विकास की आज तक कोई समुचित परिभाषा नहीं बनी है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं स्वतः बना ली और उन्हीं अर्थों में उसे समझने की कोशिश की। दोस्तों, लेकिन बात यह आती है कि किसी भी देश में उसका विकास कैसे हो, राष्ट्र का विकास कैसे हो और रणनीति कैसे बने, और उस विकास को गति देने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, किसके द्वारा किए जाएं। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, वह इसी मेन मुद्दे को लेकर है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये योजनाएं, एजेंसियां, संगठन क्यों जरूरी है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियां निर्देशन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। दोस्तों, विकास स्वतः आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं विकास में हूं, उसे लाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन उसे प्रयासरत बनाता कौन है? कुछ एजेंसियां, सरकारी स्तर पर गठित, संगठित और संचालित एजेंसियां, संस्थान और संगठन। अब बात आती है कि अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में विकास की गतिविधियां अपनाई जाती है और अपनाई भी जानी चाहिए। किसके द्वारा? उन एजेंसियों, संगठनों और संस्थानों के द्वारा जो कि सरकारी उपक्रम का ही एक भाग है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के विकास में जितनी अधिक भूमिका सरकार की है ना, उतनी किसी की नहीं हो सकती। माना मैंने भी कहा युवाओं की है, लेकिन युवाओं को अवसर कौन प्रदान करेगा? सरकारें। सरकारें यदि सही ढंग से सोचेगी तो युवा स्वतः आगे आकर विकास की मूल धारा से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, वो कौन सी एजेंसियां हैं, वो कौन से संगठन है, वो कौन से संस्थान है जो कि राष्ट्र के विकास को आगामी बनाने के लिए, उन्हें आगे करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो आज के इस भाग में हम जानेंगे कुछ संस्थाओं और एजेंसियों के बारे में और संगठनों के बारे में। तो दोस्तों, उसमें से कुछ जो हम जानेंगे उनमें से महत्वपूर्ण है पहला, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका,
सोचो कौन सा। दोस्तों मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि वह संस्था देश में योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। वह, उसका नाम है राष्ट्रीय योजना आयोग। राष्ट्रीय योजना आयोग सबसे पहले जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी, उस समय 1930 में सबसे पहले एक सरकारी एजेंसी गठित हुई, जिसका मुख्य कार्य विकास को गति देना था। उस समय ब्रिटिश काल था, औपनिवेशिक शासन था, जिसमें कि उनकी जो है चलती थी। उसके बाद है, इसी ब्रिटिश सरकार ने विकास को गति देने के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की, एक योजना बोर्ड की स्थापना की, जो कि 1944 से 1946 तक कार्यरत रहा। इसने क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि भैया अब हमें विकास तो करना पड़ेगा, भारतीयों के विकास की कुछ बात सोचनी पड़ेगी, चाहे कुछ ही सोचो। तो 1944 में एक योजना बोर्ड का गठन किया, जिसने कि 1944 से 1946 तक कार्य किया। इसी तरह पर उद्योगपतियों व अर्थशास्त्रियों ने 1944 में ही 3 विकास योजनाएं बनाई, अलग अलग तरह की, जो कि औपनिवेशिक काल में थी, और उन्होंने उनके समय में अच्छा विकास में योगदान दिया, विकास में अच्छा योगदान दिया और अभूतपूर्व भूमिका निभाई। दोस्तों, दास्ता की बेड़ियां टूटी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बलिदान जाया नहीं गया, और 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्र फिजा में श्वास ली, लेकिन श्वास तो ली, लेकिन इन श्वासों को जिंदा रखने के लिए, इनके आवागमन के लिए विकास जरूरी था। तो जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री थे पहले देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक योजना आयोग की स्थापना के बारे में सोचा और एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन काल था, जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने हमारे देश की जो स्थिति छोड़ी थी अपनी दयनीय थी, सारा लूटपाट करके ले गए और छोड़ा तो खाली एक भारत, जिसकी सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करके एक शिकारी ले जा चुका। दोस्तों, उस सोने की चिड़िया को पर देने के लिए, उसे पुनः एक बार खुला आसमान देने के लिए, ताकि वह स्वच्छंद गति से विचर सके, उड़ान भर सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना आयोग की स्थापना की। 15 मार्च 1950 को राष्ट्रीय योजना आयोग प्रकाश में आया या अस्तित्व में आया, और यह योजना आयोग सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, क्योंकि वही अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और पहले अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही देश के पहले प्रधानमंत्री भी हुए। दोस्तों, उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना लागू कब हुई, शुरू कब हुई? 1951 में। जैसा कि मैंने आपसे बता चुका हूं मैं पूर्ववर्ती वीडियो में कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या एक थी, लोगों का पेट भरना, आत्मनिर्भरता, अनाज की दृष्टि से, अनाज की चिंता, जिसके लिए हमारा बहुत ज्यादा पैसा बाहर जाता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में यदि किसी विकास की बात की गई तो वह थी
आयात को घटाकर निर्यात को बढ़ावा देगा। जो हमारे प्राथमिक आवश्यकताएं थी, गेहूं, अनाज, उसकी पैदावार में आत्मनिर्भर बनना, हरित क्रांति लाना पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। और हम सफल भी हुए। हमने अच्छी पैदावार की और हम आत्मनिर्भर बने। 5 साल का जो समय था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और हमने उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए, जिन्होंने विकास की गाड़ी को और अधिक तीव्र की और एक नए भारत की नींव रखने में अपना सर्वस्व योगदान दिया। दोस्तों, इसके बाद इसके तहत जो कार्य हुए वो इस योजना आयोग के कार्य की वजह से हुए। इसका पहला कार्य क्या है योजना आयोग का, मैं बता देता हूँ। पूंजी व मानव संसाधनों का आकलन करना तथा कम होने वाले उन संसाधनों को बढ़ाने की बात करना, जांच करना जो राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, करना क्या था? पूंजी व मानवीय संसाधनों का आकलन करना कि हमारे देश में कितनी पूंजी है, कितना मानवीय संसाधन है, क्या वो उपयुक्त है, पर्याप्त है, तथा वो संसाधन जो कि पुनरुत्पादित ना हो सके, जो पुनर्जीवित ना हो सके, उनके समुचित उपयोग को सफल बनाना, उनके उपयोग को संभव बनाना और उन सभी संभावनाओं को तलाशना जो कि विदोहन के लिए नहीं, दोहन के लिए जरूरी हो। विदोहन का मतलब होता है अनियंत्रित गति से दोहन करना, और दोहन अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए महज दोहन करना या काम देना, इसे सफल बनाना योजना आयोग का कार्य है पहला। उसके बाद राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम, सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग करने के लिए योजना तैयार है। पहला था भैया संसाधनों का पता लगाना, आकलन करना और यह सोचना कि कितना उपयोग किया जा सकता है। यह तो हुआ समीक्षा। दूसरा, योजना बना कि कैसे हम उनका समुचित उपयोग कर देश के विकास को उचित गति प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है देश के विकास के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए योजना बनाना और इसके क्रियान्वयन के चरणों को परिभाषित कर प्रत्येक योजना को उचित रूप से पूरा करने के लिए संसाधनों का आवंटन करने का प्रस्ताव दे। ये क्या करता है योजना आयोग? जो पंचवर्षीय योजना है उसमें प्राथमिकताएं तय करता है कि अमुक पंचवर्षीय योजना में किन किन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकताएं दी जाएगी, उसे निर्धारित करना और उनके निर्धारण के साथ ही ये योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां कैसे पूरी होगी सफलतापूर्वक, उनके संचालन के लिए प्रस्ताव देना, सिफारिश करना और मदद करना, ताकि समय पर कार्यक्रम, नीतियां, योजनाएं लागू करके विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और संसाधनों के आवंटन को संभव बनाया जा सके। उसके बाद बात आती है उन कारकों व स्थितियों का आकलन करना, पहचान करना और समाधान करना जो कि राष्ट्र के विकास में एक जोंक की तरह कार्य करते हैं, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दे। ऐसे कारकों की, ऐसी बाधाओं की खोज करना, पहचान करना, आकलन करना, समीक्षा करना और उनके समाधान के लिए तैयार रहना, यह प्रमुख कार्य है। उसके बाद मशीनरी के उपयोग एवं क्षमता का निर्धारण कर उसके रखरखाव को संभव बना। दोस्तों, किसी भी देश विकास में
औद्योगिक क्रांति का उतना ही महत्व है जितना कि कृषि का। तो औद्योगिक क्रांति लानी है तो हमें मशीनरी का सहयोग लेना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो करना क्या होगा, हमें यह देखना है कि मशीनरी जो है उसका कैसे उत्पादक उपयोग किया जा सके, उसकी क्षमता कितनी है, कितना उसका उपयोग किया जा सके ताकि वह विकास में अपना योगदान दे सके और साथ ही वो अधिक कार्य कर सके। उसके लिए उसके रखरखाव की भी व्यवस्था करना ताकि वह मशीनरी लंबे समय तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन सके। उसके बाद समय समय प्रत्येक चरण में प्रगति का मूल्यांकन करना। जितने हमने योजनाएं बनाई, जितने कार्यक्रम बनाए, जितनी नीतियां लागू की, उनमें वक्त वक्त पर समय समय पर उसका आकलन करें ताकि हम यदि कोई उसका बैकलॉग हो रहा है, लकुना रह गया है, तो हम उसको भरपाई कर सकें। आवश्यक योजना बनाना तथा नीति के समायोजन तथा ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो कि विकास के लिए टिकाऊ हो और आवश्यक साबित हो। यह कार्य है योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग। अब उद्देश्य जान लेते हैं कि राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या रहे होंगे। तो उन्हें जानने के लिए हम चले जाते हैं उसके पृष्ठभूमि पर। दोस्तों, पहला कार्य है राष्ट्रीय विकास के लिए मनन मंथन करना और विचारशील मंच प्रदान करना। पहला उद्देश्य ये रहा। उसके बाद बात आती है कार्यशील एवं सक्रिय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना। ठीक है। दो, तीसरा उद्देश्य है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताएं कौन सी वो प्राथमिकताएं रहेगी जिनका कि हमें, जिन क्षेत्रों में हमें विकास करना है, जिन प्राथमिकताओं को हमें पूरा करना है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद है सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास में समुचित योगदान कैसे हो उसको सफल बनाना या उनके क्रियान्वयन के लिए उचित योजनाओं का निर्माण करना ताकि समय रहते या समय की सीमा अवधि में ही हमें हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और विकास के जो मापदंड हमने स्थापित किए थे उनकी पूर्ति हो सके। तो यह था योजना आयोग का एक खाका। इसके अलावा एक उद्देश्य और है जो महत्वपूर्ण है योजना आयोग का, वह है व्ययों को, खर्चों को कम कर समय पर ही कार्यक्रमों का सफल पूर्ण आहुति में योगदान दे। ये उद्देश्य रहे हैं राष्ट्रीय योजना आयोग के। और योजना आयोग हमारे राष्ट्र के विकास में अपना सर्वस्व योगदान देता है। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने भी कार्यक्रम लागू किए गए वे 90 एंड अबव % तक सफल संचालन किए गए। तभी तो देश के विकास में अभूतपूर्व गति हुई। और ज्यादातर पिछले 2 दशकों में यदि हम देखें तो योजना आयोग ने जो काम किया है, जिसका नाम नीति आयोग हो गया, उसने जो कार्य किए हैं वह सराहनीय ही नहीं, विश्व पटल पर गर्व करने की बात। ये तो हुआ राष्ट्रीय योजना आयोग जो कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरा है भारत का वित्त आयोग। दोस्तों, वित्त आयोग वह आयोग है जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माना जाता है, लेकिन इसके और भी कार्य हैं। तो हम बात कर लें कि वित्त आयोग क्या चीज है, कैसे गठन होता है, कौन करता है, कैसे गठित होता है, जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के कुछ संसाधनों के आवंटन के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान में है ये कि राज्य अपने खर्चों का वहन कैसे करें,
कैसे केंद्र सरकार अपने खर्चों को उठाएगी, उनके बीच आय के संसाधनों का आवंटन करना, इसको निर्धारित करने के लिए संविधान में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं, यह सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, इसके नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है? भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना करने का अधिकार है, और उन्होंने की। उसके बाद वित्त आयोग की योग्यताएं, शक्तियां, प्रक्रियाएं और वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 द्वारा स्वयं विनियमित है। जो ये प्रावधान है वो इसमें है 1951 द्वारा जो अधिनियम बना वित्त आयोग संबंधी, उसके अंदर स्वयं विनियमित और स्वयं प्रावधानित है। उसमें लिखा गया है कि ये योग्यताएं रहेगी, ये सीमाएं रहेगी, ये सारा उनका कार्य रहेगा, या ये शक्तियां रहेगी और उनके गठन की प्रक्रिया रहेगी, उनके कार्य की प्रक्रिया रहेगी। ये कहाँ दिया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या कार्य है इसके। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य और अधिकार है। उसके तहत गैर योजनागत राजस्व संसाधनों के हस्तांतरण के विशिष्ट उद्देश्य के, किस उद्देश्य से की गई है स्थापना? गैर योजनागत राजस्व संसाधनों के हस्तांतरण के विशिष्ट उद्देश्य के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। किन किन के बीच में? केंद्र और राज्य की संस्थाओं के बीच में। अब राज्य की संस्थाएं कौन सी है उसका भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं यह जरूरी है कि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श दे। इसके लिए कि कौन से कर है, टैक्स है, शुल्क है जिनका बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में किया जाए, और कौन से ऐसे कर, टैक्स, शुल्क है जो केवल राज्य के द्वारा संसाधित होंगे, जिनका उपयोग राज्य के द्वारा किया जाएगा, और कई ऐसे हैं जिनका उपयोग केवल केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए परामर्श कौन देता है? राष्ट्रीय भारत का वित्त आयोग देता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। उसके बाद करों की शुद्ध आय के वितरण को केंद्र व राज्यों के बीच साझा किया जाए, यह कार्य है उसका, परामर्श देना। कि उनके बीच में जो संसाधन है, उनका आवंटन है, वो सही हो, इसके लिए राय सलाह देता है। राज्यों को संचित निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए तथा राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए पंचायतों एवं नगर पालिका के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए अनुशंसा कर। पंचायतों द्वारा कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, टोल टैक्स लगाए जाते हैं, नगर पालिकाओं द्वारा भी लगाए जाते हैं। तो उन दोनों के द्वारा जो भी आय होती है उसका भाग राज्य को भी दिया जाए, ताकि राज्य की भी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके, उनकी जो समेकित निधि है वो भी अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है। उसके बाद बात आती है वित्त आयोग की शक्तियां क्या है। दोस्तों वित्त आयोग को बहुत ज्यादा पावर्स है, उन पावर्स को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वित्त आयोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, चलती फिरती संस्था नहीं है। दोस्तों उसको जानने के लिए हमें पूरा वीडियो देखना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि आखिर वित्त आयोग है क्या, किस चिड़िया का नाम है वित्त आयोग। तो हम जान लेते हैं क्या क्या शक्तियां हैं इसकी। दोस्तों पहली शक्ति तो यही है, सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां वित्त आयोग के पास है। जितनी शक्तियां सिविल कोर्ट के पास है वो की वो, वही की वही शक्तियां वित्त आयोग के पास है। दूसरी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी भी गवाह को बुला सकता है, हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है। किसी भी जो है वाद के लिए प्रस्तुत कर सकता है गवाह।
अगला है, किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड को पेश करने के लिए कह सकता है। यदि आप ये कहते हैं कि हमारे पास गवाही के लिए रिकॉर्ड है, लाइए पेश कीजिए, और उन्हें बाध्य कर सकता है उस रिकॉर्ड को पेश करने। उसके बाद बात आती है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय के दस्तावेज मंगवा सकता है। वह किसी भी न्यायालय जो से नीचे है उसके और किसी भी कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज की मांग कर सकता है यदि वो रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति से किसी भी मामले पर जानकारी या दस्तावेज देने के लिए कह सकता है कि भैया ये सारी चीजें आप दे दीजिए ताकि हम कार्यवाही को चालू कर सके। दोस्तों सिविल कोर्ट भी तो यही करता है, न्यायालय क्या करता है, सारे कार्य करता है। तो दोस्तों उसको सारे न्यायालय के सारे अधिकार वित्त आयोग के पास सुरक्षित है। उसके बाद उपयोगी होने पर या प्रासंगिक महसूस किए जाने पर अपने वक्तव्य के निर्वहन के लिए एक सिविल न्यायालय के रूप में वह कार्य कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण शक्तियां जो कि उसे एक सशक्त आयोग बनाता है, सशक्त एजेंसी और सुदृढ़ विकास संस्थान के रूप में उसे परिभाषित करता है, जो देश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दे सकता है। ये शक्तियां ही वो शक्तियां हैं जो वित्त आयोग को एक शक्तिशाली तंत्र बनाता है, जो कि विकास की मूल धारा को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर है। उसके बाद बात आती है राज्य वित्त आयोग। दोस्तों राष्ट्रीय वित्त आयोग है, उसी तरह राज्य वित्त आयोग भी है। तो हम जान लेते हैं कि राज्य वित्त आयोग क्या है, क्या काम कर सकता है और किन किन गतिविधियों में जुड़ा रहता है, उसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन, अब देखना, अब भी हम सीक्यू आएंगे लेकिन देखना पड़ेगा वीडियो। तो 73वें संविधान संशोधन में परिकल्पना की गई कि प्रत्येक 5 वर्षीय योजना में प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने, विकास की गति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करेगी। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य सरकार का। उन 5 वर्षों में क्या प्रगति हुई, क्या उन्नति हुई, क्या विकास हुआ, उनकी समीक्षा के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो पंचायती राज संस्था, सरकारी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्न सिफारिश करती है। जो सिफारिशें जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो सिफारिशें इनके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग द्वारा पंचायती संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर पालिका हो गई या नगर परिषद हो गई, उनके संबंध में कुछ सिफारिशें देती है जिन्हें यहाँ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों कौन कौन सी है? राज्यों और पंचायतों के बीच शुद्ध आय का वितरण, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर, शुल्क, टोल जिन्हें पंचायत राज्यों के विभिन्न स्तरों पर किस तरह से विभाजित एवं आवंटित किया जाए। दोस्तों राज्य द्वारा भी कर लगाया जाता है, पंचायतों द्वारा भी कर लगाया जाता है और नगर पालिका के द्वारा भी। तो किन किन स्तरों पर कौन कौन टैक्स लगाएगा, टोल लगाएगा, शुल्क लगाएगा, इसका निर्धारण भी वित्त आयोग के द्वारा किए जाने की सिफारिश करता है वित्त आयोग कि कैसे सही ढंग से इसे लागू किया जाए। उसके बाद पंचायतों को कौन कौन से कर, शुल्क और टोल सौंपे जा सकते हैं कि भैया ये आप ही लगाएंगे और इसका जो महत्व है जो वो आपके लिए है, इनका जो संसाधन है वो आपके लिए है, इनसे जो आय होगी वो आपके लिए है। इसके अलावा पंचायतों का अनुदान सहायता, आयोग की रिपोर्ट कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ये सारी इकट्ठी करके राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के समक्ष रख दी जाती है। तो 3 संस्थाएं तो हो गई। पहला योजना आयोग, राष्ट्रीय
विकास के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग, दूसरा राष्ट्रीय वित्त आयोग, तीसरा राज्य वित्त आयोग, चौथा जो आप जानने वाले हैं वो है राज्य योजना बोर्ड। ये क्या काम करता है, जिसके नाम से स्पष्ट होता है कि राज्य योजना बोर्ड राष्ट्र में विकास के लिए योजना आयोग की सहायता के लिए स्थापित किया गया, गठित किया गया एक बोर्ड है, एक मंडल है, जो कि हर स्तर, हर राज्य के हर स्तर पर जो प्रगति हो रही है, जो विकास हो रहा है, जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके बारे में राष्ट्रीय जो योजना आयोग है उसको सूचित करेगा, उनके आकलन के लिए, समीक्षा के लिए उनकी हेल्प करेगा और उससे संबंधित जो भी कार्य है उन्हें पूर्ण करने में अपना पूरा योगदान। तो हम जान लेते हैं कि राज्य योजना बोर्ड क्या है। दोस्तों, राज्य योजना बोर्डों का गठन मुख्य रूप से योजना आयोग की सहायता के लिए किया गया। दोस्तों, एक घर है, एक परिवार है, परिवार में दादाजी हैं, दादाजी की सहायता के लिए कौन? पापा जी हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। तो योजना आयोग तो कौन हो गया? राष्ट्रीय योजना आयोग तो दादाजी, उनकी हेल्प के लिए राज्य योजना बोर्ड, जो कि हमारे पापा है या चाचा है, ये उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए, ताकि वो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी क्रियान्विति कैसे हो रही है, उनके सफल संचालन के लिए, उनकी समीक्षा मूल्यांकन में उनकी हेल्प करना, ताकि वो समय समय पर उनकी रिपोर्ट दे सके। उसके बाद राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए राज्यों को संसाधन आवंटित करने में आयोग संसाधनों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर विकास योजनाएं तैयार करने में राज्य योजना बोर्ड राष्ट्रीय योजना आयोग की हेल्प करती है, ताकि देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें विकास की गति को तीव्र किया जा सके, उन्हें बताया जा सके किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ इन राज्यों में विकास होना संभावित हो सकता है या जरूरी या आवश्यक है। ये जानकारी कौन देगा? राज्य योजना बोर्ड प्रदान करते हैं। उसके बाद बात आती है राज्य योजना बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं राज्य योजना बोर्ड, तो जान लेते हैं। वो कार्य है बजट के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक आर्थिक समीक्षा बताना। बजट के साथ जो राज्य की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है वो तैयार करना, उसके दस्तावेज तैयार करना। क्योंकि राज्य में क्या हो रहा है यह राष्ट्रीय योजना आयोग को पता होने की बजाय या वित्त आयोग को जितना ज्यादा मालूम नहीं होगा उतना राज्य योजना बोर्ड को पता होगा, वो सारी जानकारी है वो वहाँ प्रदान करेगा। बजट जब पारित होता है, बजट के समय जो है वहाँ पे देगा। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के लिए दस्तावेज तैयार करते हैं। विधानसभाओं के जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वह राज्य योजना बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। उसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, क्योंकि राज्य योजना बोर्ड सभी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो सारे दस्तावेज तैयार करता है जो कि विधानसभाओं के लिए जरूरी है उसके लिए। उसके बाद राज्य के संसाधनों का आकलन करना तथा प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना। देखिए दोस्तों, हर राज्य में अलग अलग संसाधन होते हैं, अलग अलग प्राकृतिक संसाधन, अलग अलग मानवीय संसाधन, उनका अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसका संभव बनाना और उसके माध्यम से सफल विकास की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान या निर्धारण करने में योजना आयोग की हेल्प करना। इसका सबसे पहला जिला योजना प्रस्ताव तैयार करना कि जिले में कौन सी योजनाएं लागू की जानी चाहिए जिससे कि राज्य का या जिले का विकास और तीव्र गति से हो सके, वह भी राष्ट्र की तरह विकास की मूल धारा से जुड़कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। उसके अलावा योजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिला योजना अधिकारियों की हेल्प करना, किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है विकास के लिए, किसको द्वितीयक में रखना है, इन सब के लिए
जिला योजना अधिकारी हैं जो कि योजनाएं बनाते हैं उनकी हेल्प करना, ताकि उन्हें पता लग सके कि हमें किस क्षेत्र में अधिक कार्य करने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में जो बाधक तत्व हैं उनका पता लगाकर उनके रेमेडीज के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, उनकी चिकित्सा करने, उपाय सुधारना, समाधान, ताकि समय रहते उनका ट्रीटमेंट कर उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। उसके बाद बात आती है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना। दोस्तों, कई सामाजिक, राजनीतिक ऐसी विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं जो कि राष्ट्र के विकास में एक प्रदूषण का कार्य करती है, प्रदूषित तत्व के रूप में। तो इन तत्वों को ध्यान में लाकर, उन तत्वों को पता लगाकर क्या करना चाहिए, उन तत्वों को पता लगाकर उनकी तह में जाकर उनके जो समाधान है कैसे किया जाए उनका पता लगाकर और उनका समाधान किया जाए, ताकि विकास को अवरुद्ध होने से बचाया जा सके। उसके बाद है योजनाओं की प्रगति के लिए निगरानी रखना। देखिए दोस्तों, योजना है उसकी क्रियान्वित भी होगी, लेकिन वो कौन से स्टेप्स है जहां पर अवरोधक अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, उनको पहचान कर उनका सही समाधान कर या समाधान के लिए परामर्श देना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा योजना की प्राथमिकताएं तैयार करना। देखिए, कोई भी योजना तैयार की जाती है उसकी कुछ प्राथमिकताएं होती है, कुछ द्वितीयक आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरी करना होता है। तो दोस्तों, ये क्या करता है कि राज्य में किन किन क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी उसका निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये कुछ संस्थाएं हुई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, हम विकास के बारे में बात करते हैं तो एक चीज हमेशा आती है, भाषाई विकास। दोस्तों, जब तक हम भाषा का विकास नहीं कर लेंगे ना, हमारी स्वयं की भाषा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लायक नहीं। क्योंकि भाषा वह मूल है संचार का जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कहा भी गया है, खाली धड़री कदव है चेहरा बिना पिछाड़ और मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो हिंदुस्तान। तो दोस्तों, भाषा ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जिसका सम्मान और जिसकी समृद्धि के लिए हमें स्वयं को, हमें खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई आकर हमारी भाषा को समृद्ध बनाने का प्रयास नहीं करेगा। इसको मैं आपको एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विकास क्या चीज है जिसे कि हमें शर्म आती है। कहते एक रेल में, एक ट्रेन में एक विदेशी और एक भारतीय दोनों यात्रा कर रहे होते हैं। तो इंडियन जो है उसे अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है। सुनना ध्यान से, शर्म महसूस होती है तो वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश भी सही ढंग से नहीं आती, बोलनी नहीं आती। तो जो विदेशी था, अब आता है टर्निंग पॉइंट। जो विदेशी होता है वो हिंदी में बात करता है, एकदम प्योर हिंदी। तो उनको कहता है, क्या तुम हिंदी नहीं जानता? यदि नहीं जानता तो विकास की बात करना छोड़ दो, जो तुमने बातें कही है वो बेबुनियादी है। इससे साबित होता है दोस्तों कि विकास की पहली आवश्यकता भाषा का विकास है। मैं नहीं कहता कि अपनी भाषा को ही लगाव रखिए, हमें विकास के लिए दूसरी भाषाओं को भी अपनाना है। राष्ट्र विकास के, विश्व को जानने के लिए हमें बहुभाषी होना चाहिए, लेकिन खुद की भाषा को बोलने में, उसमें काम करने में शर्म का कतई महसूस होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इससे ज्यादा वो क्या बुरा होगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा के लिए हमने हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दिया। आपको तो पता है दिवस या जयंती कब मनाई जाती है? जब कोई काल कवलित हो जाता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है आज के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि हिंदी अपने
अपनी स्थिति, अपनी सोचने स्थिति पर सोचने को आमादा है कि कल उसके साथ कैसा होगा। दोस्तों, यदि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विकास के कितने संगठन बन जाए, कितनी योजनाएं लागू कर दी जाए, लेकिन जब तक संचार का प्रमुख माध्यम जो भाषा है, जो सेतु है, उसे हम समृद्ध नहीं बना पाए तो हम काहे विकास की बात करते हैं। हम दकियानुसी हैं, हम दिखावा करते हैं विकास का। क्यों? क्योंकि हम तो जुड़ तो पाए ही नहीं उन व्यक्तियों से जिनका हमें विकास करना है, उन क्षेत्रों से हम नहीं जुड़ पाए जिनका हमें विकास करना है। क्योंकि हम उनकी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं, हमें लज्जा महसूस होती है उनकी भाषा में बात करते हैं, और फक्र महसूस करते हैं विदेशी भाषा बोलिए, तुम्हारे विचार वैसे आएंगे, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो दोस्तों, ये हमारे जो पुरातन संस्कार है वो झूठे नहीं है, वो जो मूल्य हमें दिए गए हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन सभी को एक मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमें भाषा का सहयोग और विकास तो करना ही होगा। यदि ये होगा तभी हम देश के विकास की बात सोच पाएंगे, उसके बारे में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, बात जो आज करनी चाहिए मेरे को वह है विकास के कार्यक्रमों को हम गति कैसे दे सकते हैं, या जो विकास की एजेंसियां हैं, विकास के संगठन है देश के अंदर, वो कैसे गति दे सकते हैं। दोस्तों, पहला कार्य तो होगा भाषाई जो विकास है वो करें, उसके बाद आम जन तक जो है योजनाओं की जानकारी पहुंचा। तो दोस्तों, आज हमने बातचीत की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो टॉपिक था भाग 1 के तहत हमने कुछ एजेंसियों और संगठनों के बारे में जाना जिन्होंने राष्ट्र के विकास में योगदान देने की पूरी कोशिश की है। भाग 1 में हमने कुछ को जाना, और जो कुछ रह गया उसे जानने के लिए हमें कल फिर से एक टू वे कम्युनिकेशन करना है। ये तभी हो पाएगा जब हम सभी एक मंच पर साझा विचार रखेंगे या हम मंच साझा करेंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ टू वे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और उसे करने के वही चीज है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। हमें भाषा को समृद्ध बनाना होगा, समझना होगा अपनी भाषा को क्या है उस हमारी भाषा में। क्योंकि दोस्तों, भाषा एक ऐसा टूल है जिसका हम सदुपयोग करके विकास भी कर सकते हैं, और यदि हमने उसे दरकिनार किया तो विनाश के लिए भी हमें कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, भाषाई एकता, भाषाई विकास में ही असली विकास का मूल मंत्र छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़िए कल एक बार फिर से प्रमुख क्लासेस चैनल से। हम मिलते हैं कल इसी समय इसी मंच पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रमुख क्लासेस चैनल। धन्यवाद।